बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार करने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान लोगों से कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे हरगिज। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ये बीजेपी वालों की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो फिर हमें आरक्षण नहीं मिलता और ये लोग जो बीजेपी वाले हैं ये लोग संविधान मिटाने की बात करते हैं। इन लोगों के बड़े बड़े नेता संविधान मिटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि 400 पार अगर होगा तो हम संविधान मिटा देंगे, लेकिन हम संविधान मिटने नहीं देंगे। आप लोग संविधान के नाम पर वोट कीजिए, वे लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग विकास और संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के अररिया सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के सपोर्ट में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के साथ पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा में कहा कि बिहार में एक भी माफिया के चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो भी बालू माफिया, शराब माफिया है उनको या तो नेपाल भागना पड़ेगा या फिर अररिया के जेल में जाना पड़ेगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने सीमांचल में घुसपैठियों को का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सीमांचल में जितने भी घुसपैठिया है सबको बांग्लादेश भागना पड़ेगा और सबको यहां से जाना पड़ेगा, सबको कागज दिखाना पड़ेगा। यानी कि सम्राट चौधरी का सीधा सीधा चुनौती है कि अगर उनकी सरकार फिर से आ गई तो फिर सीमांचल में एनआरसी लागू होगा। हालांकि एनआरसी की बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनका कहना यह है कि घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें खदेड़ने का काम किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि घुसपैठियों की पहचान एनआरसी के जरिए ही किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि सीमांचल में एनआरसी लागू होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को देश को बेरोजगारी से आजादी मिलेगी। उस दिन 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 साल की एनडीए सरकार ने जिस काम को पूरा नहीं किया है उन्होंने 17 महीने में ही कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, अगर चाचा नहीं पलटते तो फिर 10 लाख नौकरियां और देते। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हटने के बाद पेपर लीक होने लगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश में संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। जब मोदी सरकार मुद्दों से जनता को भड़काना चाहती है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा, शिक्षा, चिकित्सा का मुद्दा बरकरार है। वहीं पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने लोगों से कहा कि आज ये चुनाव देश में संविधान बचाओ की लड़ाई के साथ लड़ा जा रहा है। दोस्तों तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये तो आपको पता है। हर ऐसे प्रोडक्ट जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है ये साफ साफ लिखा होता है कि इसके सेवन से कैंसर होता है। इसके बावजूद भी लोग इसको जमकर खाते हैं और खरीदते हैं। सिगरेट और गुटखा के अलावा भारत के कुछ राज्यों में इस तंबाकू का सेवन लोग डायरेक्ट करते हैं और इसे खैनी कहते हैं। जब बिहार और फिर यूपी में खैनी खाते लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। जब खैनी का सेवन तंबाकू को सीधा सुखा करके किया जाता है। जब आपको बता दूं कि तंबाकू के पत्ते जब सूख जाते हैं तब उसे काट लिया जाता है। इसके बाद लोग इसे हथेली पर रगड़ रगड़ करके पाउडर की तरह महीन बना देते हैं या फिर इसे अपने होठों के नीचे दबा देते हैं। खैनी खाने का चलन बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ ज्यादा ही है। जैसे सिगरेट और तंबाकू से सस्ता जो होने की वजह से लोग इसका सेवन काफी करते हैं। वहीं पर आज तक आपने कई खेत देखे होंगे, कहीं पर सब्जियां उगाई जाती है तो कहीं पर फलों को उगाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी खैनी की खेती देखी है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने खैनी के खेत का वीडियो शेयर किया है। इसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। अब जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो कई एकड़ जमीन में ये खेती की जा रही है। जब तंबाकू के हरे हरे और फिर बड़े पत्तों से भरे इस खेत को देख करके लोग हैरान रह गए। कई ने कमेंट करके लिखा है कि उन्होंने कभी भी खैनी को इस तरह उगाते हुए नहीं देखा। जब खैनी यानी कि तंबाकू के खेती बिहार में काफी कॉमन है। जब यहाँ के ग्रामीण इलाकों में इसे काफी मात्रा में उगाया जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से खैनी उगाया जाता है। ये खैनी की खेती होती है। जिस तरीके से और दूसरे
चीज की खेती होती है, सेम उसी तरीके से खैनी की भी खेती होती है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जिस तरह महुआ को उगाने के लिए परमिशन लिया जाता है, ठीक वैसा ही इसकी खेती के लिए परमिशन लिया जाता है। जैसे में किसान तंबाकू की खेती से मालामाल बन रहे हैं। एक बार तंबाकू तैयार हो जाती है तो उसके बाद उन्हें काट करके 2 से 3 दिन खेतों में ही सुखाया जाता है। इसके बाद उन्हें ढक दिया जाता है। जब पौधे में जितनी नमी आती है तंबाकू को उतना अच्छा माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपने भी कभी इससे पहले खैनी की खेती देखी है? हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर के प्रचार थम गया है। कल 17 अप्रैल था और कल ही ये प्रचार थमा है शाम को, लेकिन कल अंतिम दिन था। इसी बीच औरंगाबाद के आरजेडी कार्यालय में चुनाव आयोग के निर्देश पर छापेमारी की गई। यह कार्यालय से 50,000 रुपए और फिर प्रचार सामग्री बरामद की गई है। यह दरअसल औरंगाबाद में भी पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान है। जब पुलिस के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के फार्म के समीप एक होटल में आरजेडी के कार्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर फ्लाइंग सर्विसेज की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 रुपए और फिर काफी भारी मात्रा में प्रचार सामग्री को जब्त किया है। दोस्तों, मिथिलांचल में चौथे और 5वें चरण में चुनाव है। इस बार भी पचपनिया को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। मिथिलांचल में छोटी जातियों के समूह को पचपनिया कहा जाता है। जब पिछले चुनाव में एनडीए की जीत में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही थी, इस बार भी एनडीए मिथिलांचल में अपने परंपरागत समर्थकों के साथ पचपनिया को साधने में जुटा है। 40% से अधिक इन जातियों की मतदाता आमतौर पर चुनाव के दौरान मौन साध करके रहते हैं, जबकि दबंग कहे जाने वाली यहाँ की बड़ी जातियां अलग अलग नेताओं एवं राजनीतिक दलों के समर्थन में खुल्लम खुल्ला रहती है। यह ऐसे में इस चुनाव के समय पचपनिया का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। आपको बता दूं कि मिथिलांचल में 7 लोकसभा सीटें हैं। इनमें दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, उजियारपुर, सुपौल और मधेपुरा शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली थी। इस जीत में पचपनिया फैक्टर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं पर बिहार के 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार को थम गया है। इसके साथ ही इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी राजनीतिक दलों से किसानों का मोहभंग होने का दावा करते हुए कहा कि लोगों को लोकसभा चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार के लिए मतदान करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को खुला समर्थन देने से इनकार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो फिर वे अपनी पत्नी तक से नहीं कहेंगे कि किसे वोट देना है। लेकिन जो लोग उन्हें यानी कि राकेश टिकैत को जानते हैं, उन्हें पता है, अच्छे से पता है कि कौन सी पार्टी या फिर उम्मीदवार किसानों के लिए अच्छा है। राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में ये भी दावा किया है कि लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी फिर भी जीत सकती है। उन्होंने चुनाव में धांधली होने का भी आरोप लगाया है। वहीं पर राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है और केंद्र में पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत को सस्ते मजदूर के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण बढ़ गया है। उन्होंने किसान संगठन से मुद्दों से निपटने और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत होने को कहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये पूंजीपतियों का एक गिरोह है जिसने राजनीतिक दल पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमें घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है। 2014 में भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि वे स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करेंगे। अब 10 साल हो गए हैं और सिफारिशें लागू नहीं की गई है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और वे A2+FL फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के संविधान बदलने वाले बयान पर भड़कते हुए कहा कि राजद गुंडों की पार्टी है। सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता है लालू प्रसाद यादव। सारे गुंडे अपराधी उनकी पार्टी में ही संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार में अपराधियों की प्रतीक हैं। वह पहले नेता है जो पंजीकृत अपराधी होकर के सजा याफ्ता है। पटना में बुधवार को तेजस्वी यादव के भाजपा के तलवार बांटने से जुड़े हुए पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजद के जो प्रत्याशी मैदान में है, जब उनमें कोई भी नाखून उखाड़ने वाला है, तो फिर कोई अपहरण करके हत्या कर देने वाला है। जब आप नाम बताइए जो तलवार बांटने का काम करता हो। जब पहले हम अपने धर्म को पूछते हैं, फिर दूसरे का सम्मान करते हैं। राजद की गुंडागर्दी भी ठंडा कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि बाबा साहेब भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद बचता क्या है? लोकतंत्र में लोक लज्जा होती है, वहीं पर मुख्य धारा में खड़ा होता है। जब लालू प्रसाद यादव के लिए आरक्षण का मतलब अपना परिवार है, भाजपा के लिए समाज है। जब पूरा प्रदेश में 33% आरक्षण महिलाओं को कैसे मिले, इसकी चिंता भाजपा को है और लालू प्रसाद यादव की चिंता टूरिस्ट बेटी को एमपी बनाने की है।
दोस्तों, तेजस्वी यादव ने गया के कोंच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उन्होंने हर गरीब को 15-15 लाख रुपए खाता में देने की बात कही थी। आप लोगों में से किसी को कुछ मिला है क्या, बताइए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में 17 माह रहे तो फिर 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि देख रहे हैं ना चाचा जी पलट गए, बीजेपी वाले ने उन्हें अब हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भाजपा वाले चाचा को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, जब भाजपा वालों को डर है कि वे कहीं न कुछ बोल ना दे। नरेंद्र मोदी की गया वाली सभा में भी वे दिखाई नहीं दिए, जहां इन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री को ही घर में बंद करके रख दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो फिर मोदी को गद्दी से हटाना होगा। जहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में भी एक बार और मौका मांग रहे हैं। उन्होंने 2014 में अच्छे दिन की बात कहे थे, लेकिन अच्छा दिन आ गया क्या, जब वे अपने साथ अडानी और फिर अंबानी का ही अच्छे दिन लाए हैं। दोस्तों, बिहार के जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में लोजपा रामविलास के टिकट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में है। यहां प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि कल। ऐसे में यहां चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चिराग पासवान के जीजा के खिलाफ दूसरे जीजा साधु राय ने खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर वाले जीजा को जिताइएगा तो खोजिएगा कहाँ, हेलीकॉप्टर वाला जमीन पर नहीं मिलता है। दरअसल जमुई से 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार जमुई सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा गया है। अरुण भारती की शादी रामविलास पासवान और रीना पासवान की पुत्री निशा भारती से हुई है। अरुण भारती की मां डॉक्टर ज्योति देवी कांग्रेस की सरकार में बिहार की मंत्री रह चुकी है। ज्योति देवी भोजपुर जिले की सहार सुरक्षित विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रही है, जहाँ वे 2 बार विधान पार्षद भी रही है। अरुण भारती के पिता राम यश राम बोकारो स्टील सिटी से कमर्शियल ऑब्जर्वर के पद पर काम किया कर चुके थे। अरुण भारती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ये बैचलर इन ई कॉमर्स है। किशनगंज में कांग्रेस के मार्ग में एकमात्र अवरोध वोटों का भटकाव बहकाव है। एआईएमआईएम की उपस्थिति से इसकी आशंका बढ़ गई है। राहुल गांधी का प्रयास इन आशंकाओं को निर्मूल करते हुए यहां कांग्रेस को लगातार चौथी जीत दिलाने को होगा। यही कारण है कि राहुल गांधी की सभा मतदान की कुछ ही दिन पहले होगी, ताकि मतदाताओं के कानों में उनका संवाद आखिरी क्षण तक गूंजता रहे। अगर किशनगंज का दायित्व पूर्णतया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप करके राहुल भागलपुर का रुख करते हैं, तो भी जनता के लिए मतदान के निकट की स्थिति ही प्राथमिकता में होगी। पिछली बार बिहार में एकमात्र किशनगंज ने ही महागठबंधन की लाज रखी थी। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने बिना हिला हुज्जुल की ये सीट कांग्रेस के हवाले कर दिया, अन्यथा उसकी परंपरागत दूसरी सीट पर राजद ने अपनी दबंगई खूब दिखाई। औरंगाबाद में निखिल कुमार तो मन महसूस करके रह गए, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव नहीं माने। ऐसे में पूर्णिया में राहुल गांधी की जनसभा सहज नहीं होती। जहाँ वहां पर जदयू छोड़कर के राजद में आई बीमा भारती त्रिकोणीय संघर्ष में बुरी तरीके से फंस चुकी है। जहाँ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पूर्णिया में जनसभा कर चुके हैं, जिसमें महागठबंधन की दूसरे नेता भी मंच पर थे। जहाँ पिछली बार बिहार में राहुल गांधी की चुनावी जनसभाओं की शुरुआत पूर्णिया से हुई थी। रणभूमि मैदान में 23 मार्च 2019 को उन्होंने रैली की थी, चुनावी रैली की थी, सभा किया था। तब उदय सिंह वहां कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्हें दूसरे स्थान पर संतोष कुशवाहा से संतोष करना पड़ा था। कुछ वैसा ही जुटान न्याय यात्रा के क्रम में 30 जनवरी 2024 की जनसभा में हुई थी। ईडी के बुलावे के कारण लालू तेजस्वी मंच पर नहीं आ सके, लिहाजा राजद के प्रतिनिधि के तौर पर अशफाक करीम पहुंचे थे। इस बार कटिहार में लालू उन्हें निर्दलीय मैदान में उतारने के लिए उकसा रहे थे, जैसा कि अशफाक करीम सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं। कटिहार में कांग्रेस से ही केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर प्रत्याशी हैं। वहीं पर अनुसूचित जाति से आने वाले खड़गे बिरादरी विशेष के वोटरों को बांधने का प्रयास करेंगे। जब परंपरागत रूप से सवर्णों के साथ अनुसूचित जाति और फिर मुस्लिम वर्ग में कांग्रेस का जनाधार रहा है, इस बार उसे ही साधने का जतन है। इसी लिहाज से भागलपुर के मैदान में अजित शर्मा को उतारा गया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के साथ कटिहार और भागलपुर में भी दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 3 सीटों पर इसी चरणों में निर्णय हो जाएगा। जब बचे हुए 6 सीटों के अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इन प्रत्याशियों के बारे में अंतिम निर्णय हो जाने के बाद किशनगंज में राहुल गांधी की जनसभा की तिथि घोषित होगी। वह तिथि 22 अप्रैल के निकट हो सकती है। ये संभव है कि किशनगंज के साथ राहुल गांधी अपनी दूसरी जनसभा भागलपुर में करें, जब मंच साझा करने के लिए तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के दूसरे नेता आमंत्रित किए जा सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह शुरू ही हुआ है कि गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार के कई जिलों में लू का असर दिखने लगा है और गर्मी झुलसाने लगी है। जब मौसम विभाग ने आसमान से आग के गोले बरसने की भविष्यवाणी भी की है। जब मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह लू लोगों को झुलसा सकती है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब 18 से 19 अप्रैल तक लू की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। जब कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 19 अप्रैल तक तापमान बढ़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि पटना, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कैमूर, मधुबनी में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बिहार में लू चलेगी। जब बिहार में दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ने से गर्मी से लोग बेहाल हो सकते हैं। बिहार में तो अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब पिछले 3 दिनों में ही 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा है तो फिर वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान और ज्यादा बढ़ेगी और लू भी चलेगी। दोस्तों आज 18 अप्रैल हो चुका है। आज देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए गए हैं। जहाँ सरकारी तेल कंपनियों ने हर दिन सुबह 6 बजे देश भर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। जिसके मुताबिक आज देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है तो वहीं पर कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, जबकि कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ऐसे में आप तेल भरवाने के लिए जाने से पहले पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस रेट पर मिल रहा है। दोस्तों बिहार सरकार यूपी और झारखंड से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनाएगी। जहाँ इसके लिए चयनित मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना है। जहाँ इन दोनों राज्यों के 15 मार्गों पर बसें दौड़ेगी। बसों के परिचालन के लिए बिहार से यूपी के लिए 5 मार्गों पर जबकि झारखंड के 10 मार्गों पर चयन किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने पिछले दिनों यूपी और झारखंड के शहरों को जोड़ने के लिए और बसें चलाने की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। जहाँ इसके लिए पथ परिवहन निगम ने इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार की है। जन निगम के अनुसार यूपी के लिए 15 बसें चलेगी जबकि झारखंड के लिए 60 बसों के परिचालन की व्यवस्था है। हालांकि भविष्य में अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार बसों के परिचालन की योजना है। जब पिछले दिनों सर्वे में ये बात सामने आई है कि इन अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों की आवश्यकता बढ़ी है, जहां इनकी मांग है यह क्योंकि इन रूटों पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। यही नहीं, यात्रियों की संख्या के अपेक्षित बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन इन मार्गों पर आवश्यकता अनुसार बसें नहीं चल रही है। ऐसे में राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने दोनों राज्यों के लिए बसों के परिचालन का फैसला किया है। इन रूटों में दोनों राज्यों के कई और जिले, कस्बे और ग्रामीण इलाके भी सीधे जुड़ेंगे। दोस्तों बिहार में बढ़ती गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जहां पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं ने बिहार में तापमान को 40 डिग्री तक पार कर दिया है। 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार कर दिया है। तेज धूप और फिर लू के थपेरे से लोग परेशान हैं और इसका सीधा सा असर शरीर पर पड़ रहा है, जहाँ कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। ऐसे में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बचाव के लिए कुछ जरूरी जानकारी दी गई है। इससे लू से बच सकते हैं। ये भी बताया गया है कि लू लगने पर क्या करें। जी हाँ, लू सुरक्षा के उपाय पर क्या करें हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि जितनी बार हो सके पानी पिए, बार बार पानी पिए। जब सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें। जब भी बाहर धूप में जाएं तो फिर आप हल्के रंग के हल्के ढाले एवं सूती कपड़ा पहने। धूप में धूप के चश्मा का इस्तेमाल करें। गमछा या फिर टोपी से अपने सिर को ढकें और हमेशा जूता या चप्पल पहने। वहीं पर हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे मांस, अंडा और फिर सूखे मेवे जो कि शारीरिक ताप को बढ़ाता है उसका सेवन करने से आप बचें या उसका सेवन ना करें। वहीं पर घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक, चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना आदि का नियमित सेवन करें। या अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ और खस को भी शामिल करें। दोस्तों कल आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। जहां पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लिखे गए पत्र में यादव ने कहा राजद की नीति से वे सहमत नहीं रह गए। यह राजद में केवल राज के लिए नीति चल रही है, जबकि राज और नीति में सामंजस्य जरूरी है। यह सिद्धांत के बिना राजनीति का मतलब आत्मा के बिना शरीर है। जहाँ उनकी बड़ी नाराजगी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर के है। उन्होंने कहा कि झंझारपुर से यदि किसी समाजवादी विचारधारा वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर आसानी से जीत हासिल की जा सकती थी। सिर्फ झंझारपुर ही नहीं बल्कि 6-7 अन्य लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों का आयात किया गया है। इन सभी सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर उन्हें कोई भी शिकायत नहीं थी। जय यादव ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के बदले सांप्रदायिक सोच वाले किसी व्यक्ति को झंझारपुर से उम्मीदवार बनाने की घटना से वे बुरी तरीके से
से आहत हुए हैं। जब मेरी अंतरात्मा कह रही है कि राजद में ये क्षण भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र में सत्ता की रोटी पलटती रहनी चाहिए। बिहार में लोकसभा की आधा दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर जनता ये काम बखूबी कर रही है। जो उसमें है मुंगेर, सीतामढ़ी, सुपौल, जहानाबाद, झंझारपुर और बांका। ये ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर पिछले 25 या फिर उससे भी अधिक सालों से हर चुनाव में नए दल को विजय श्री मिल रही है। यानी कि हर चुनाव में हर दल, अलग अलग दल को मौका मिल रहा है। एक बार जिस दल को मौका दे दिया गया उसे अगले चुनाव में दोबारा मौका नहीं मिलता। जहां अगर लगातार दूसरी बार जनता ने किसी सांसद को मौका दिया तो भी पार्टी बदल गई। जब मुंगेर से 1989 से लगातार विजय दल बदल रहे हैं और इन सभी सीटों में लगभग कमोबेश ऐसा ही स्थिति है। 25 से भी ऊपर सालों से हर बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कैंडिडेट बदलते हैं और पार्टी भी बदलती है। और ऐसा होना भी चाहिए। जब पूरे बिहार क्या पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। हर लोकसभा या फिर विधानसभा में चुनाव के समय बदलते रहना चाहिए, तभी तो विकास होगा। अगर एक ही को पकड़ करके रख लेंगे तो फिर विकास नहीं हो पाता है ऐसे में, क्योंकि नेता जानते हैं कि हमें तो वोट मिलेगा ही जाति धर्म के नाम पर। अगर हम विकास करेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। अगर वहीं पर अगर आप हर साल सत्ता बदलेंगे तो फिर नेताओं को भी डर रहेगा कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो फिर सत्ता जाने का डर रहेगा। इसलिए पार्टी बदलते रहनी चाहिए। दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक किया गया। जहाँ वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में इस अभिषेक को अपने टैब में देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर नजर आए। जब उन्होंने अपने जूते उतार करके रखे हुए थे, एक हाथ अपने सीने पर लगा करके आराधना में लीन नजर आए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और फिर अपर्णनीय क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो फिर उनकी सरकार घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी हाँ, जो वोट बैंक की राजनीति की वजह से फली फूली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल के पूर्णिया जिले में एक रैली में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम सीमांचल की सुरक्षा को तय करेगा। जब पूर्णिया जिले की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ावा मिला, जिससे सुरक्षा को लेकर के गंभीर खतरा पैदा हो गया है और इस क्षेत्र में रहने वाले दलितों समेत गरीबों को नुकसान हुआ है। जब कई बार उन पर हमले हुए और फिर उनके घरों को आग लगा दी गई। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग राजनीतिक फायदे के चलते सीएए का विरोध कर रहे हैं वो ये जान लें कि ये मोदी है जो न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी सीमांचल आए हुए थे और यहाँ पर आकर कहा कि सीमांचल संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अवैध घुसपैठ का ठिकाना बना करके सुरक्षा दांव पर लगा दिया है। गरीबों के घरों को जलाया गया। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर तत्व पर सरकार की नजर है। अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। यह चुनाव परिणाम सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध करते हैं वे जान ले ये मोदी न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आपने वे दौर भी देखा जब बिहार में जंगल राज और फिर महाजंगल राज था। हिंसा, अराजकता, अपहरण, भ्रष्टाचार का उद्योग चलता था। जय नीतीश के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, मगर आज एक बार फिर से जंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। मेहनत गरीब करता है, मलाई राजद वाला खाता है। जब मोदी के रहते हुए ये मुमकिन नहीं है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी एक है। मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ। आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे किशनगंज और कटिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जब बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद और फिर कटिहार में पार्टी प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और फिर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी उनके साथ रहेंगे।
दोस्तों बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर से पार्टी को काफी उम्मीद है। सीमांचल के कटिहार से 5 बार लोकसभा प्रतिनिधित्व कर चुके तारिक अनवर एक सधे हुए राजनेता है, जहां उनका इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सीमांचल में कांग्रेस का नया रास्ता खोल सकता है। फिलहाल चुनावी सियासत में इस बार तारिक अनवर की लड़ाई एनडीए के तहत जदयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी से तारिक अनवर और भाजपा प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के बीच कड़ा मुकाबला कटिहार लोकसभा चुनाव में बीते साल की तरह इस बार भी दोनों प्रतिद्वंदी के बीच सीधा मुकाबला है। जनता की नजर दोनों प्रत्याशियों पर टिकी है। यह राजनीति का लंबा अनुभव रखने के बावजूद भी उन्हें इस बार जनता की पसंद के लिए कड़ा इम्तिहान देना पड़ रहा है। जब प्रचार के दौरान तारिक अनवर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, वे दूसरी पार्टियों पर छींटाकशी करने के बजाय खुद क्या करेंगे उसे जनता को बताने में जुटे हुए हैं। लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों में भ्रमण के दौरान वे अपने कार्यों को गिनाते हैं, जो साथ ही जनता से एक बार मौके की मांग करते हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को केवल 4 चीज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए क्या किया? एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में लाखों नौकरियां दी, लोगों का मानदेय दुगुना किया, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पॉट पॉलिसी बनाई, जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ। ये उनको जंगलराज नजर आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? जब हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया है? उन्होंने मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं किया? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गया में जनसभा के दौरान RJD पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज का सबसे बड़ा चेहरा RJD है। जब बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम RJD है। RJD ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, जंगलराज और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि RJD ने इतने सालों तक राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किया है उसकी चर्चा कर ले। ये लोग नीतीश जी के नाम पर वोट मांगते हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार को लेकर के ABP न्यूज ने सी वोटर सर्वे किया। अब इस सी वोटर सर्वे को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मान सकते हैं कि एनडीए को 33 सीट ही आएगी, हम लोग इससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने कहा कि सर्वे में 33 सीट एनडीए को जो दिखाया जा रहा है उसको मैं सही नहीं मानता। जब बिहार में सभी 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। 2019 में भी हम लोगों को कम सीटें सर्वे में दिखाई जा रही थी, लेकिन एनडीए को असली नतीजों में 39 सीटें आई। जीतन राम मांझी ने कहा कि वोट प्रतिशत भी बहुत अधिक रहेगा। घमंड या गठबंधन रेस में नहीं है। यह वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। PM उम्मीदवार कौन हो उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। दोस्तों बिहार के सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र के केवड़ा वार्ड 2 स्थित रेलवे डाला के पास सोमवार की शाम 3 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने बंधन बैंक कर्मचारियों से 9,95,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि बैंक के कर्मचारी छातापुर थाना के नरैया निवासी संदीप कुमार, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के मोहन कुमार, पूर्णिया के सुजीत कुमार और प्रतापगंज के सुमित कुमार कार से बसंतपुर GB मेन ब्रांच से रुपए लेकर के प्रतापगंज जा रहा था। इसी दौरान रेलवे डाला के पास बदमाशों ने कार रोकने का इशारा किया। जब कार नहीं रुकी तो फिर बदमाशों ने 2 फायर कर दिया, जहां डर करके चालक ने कार रोक दी। इसके बाद बदमाश कार में रखे रुपए लेकर के फरार हो गए। जब सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की है। ASP शैशव यादव ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। सरेआम बैंक कर्मी से 10 लाख रुपए की लूट की घटना से इलाके में हरकंप मच गया है। पुलिस CCTV कैमरे में आरोपियों की तलाशी जुटी हुई है। जब बाइक सवार 5 बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जब पुलिस जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ का दावा कर रही है और तलाश तेज कर दी है। इस मामले में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है। दोस्तों जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के स्वरूप में बदलाव की किसी भी पहल को अस्वीकार करते हुए धार्मिक शिक्षा केंद्र के लिए स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड की स्थापना पर मंगलवार को जोर दिया। जहां संगठन द्वारा आयोजित मदरसा संरक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के पूर्व सदस्य मौलाना मदनी ने आरोप लगाया है कि हमारी संस्थानों को बंद करने या फिर उनका स्वरूप बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन हम ऐसी कोई भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी व्यवस्था स्थापित की
जाएगी जिसके तहत हमारी धार्मिक शिक्षा प्रभावित ना हो और समकालीन शिक्षा की आवश्यकताएं भी पूरी हो। जमीयत उलमा हिंद के एक बयान के मुताबिक मदनी ने मदरसा संचालकों से किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता लेने से बचने की गुजारिश करते हुए कहा है कि मदरसों के लिए स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जरूरत है और अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। मौलाना ने कहा है कि आज विभिन्न स्तर पर जिस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है उसको समाधान के लिए हमें एक दीर्घकालीन नीति बनानी होगी और फिर ठोस स्थिर उपाय करना होगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के तार पश्चिमी चंपारण से बिहार के पश्चिमी चंपारण से जुड़ गए हैं। मशहूर अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में 2 युवकों को पुलिस मुंबई पुलिस ने बेतिया से गिरफ्तार किया है। दोनों युवक पश्चिमी चंपारण के मसीह गांव के रहने वाले हैं, जहां एक का नाम विक्की साहब गुप्ता तो फिर दूसरा का नाम जोगेंद्र पाल बताया जा रहा है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों का नाम आने से गाँव वाले सन्न रह गए और घर वाले कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पर बेतिया एसपी अमरकेश डी और फिर नरकटियागंज एसडीओ जयप्रकाश सिंह मामले में कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि गौनाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजरिया पंचायत के मसीह गांव के दोनों युवक रहने वाले हैं। होली के 4 दिन बाद ये दोनों मुंबई कमाने गए थे, जहां पर इन दोनों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पर विक्की गुप्ता की मां सुनीता देवी ने बताया है कि होली के 2 दिन बाद वे कमाने के लिए मुंबई गया, जहाँ वहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोगों को पता नहीं। वही मुंबई ये बोलकर गया था कि वे वहाँ पर काम करने जा रहे हैं। वहीं पर जोगेंद्र पाल की मां ने बताया है कि मेरा बेटा निर्दोष है, जबकि उनके पिता भी अपने बेटे की साफ छवि की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी ओर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सोहा लाल ने बताया है कि पुलिस देर रात्रि दोनों युवक के परिवार वालों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। वहीं पर अब बेतिया पुलिस ने भी मामले की जानकारी दे दी है, जब दोनों युवकों के परिवार वालों से पूछताछ पुलिस कर रही है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा पूर्णिया शहर के रणभूमि मैदान में हुई। इधर सभा खत्म होने के बाद कांग्रेस के बागी निर्दलीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने पर कोई बात की और न ही कोसी सीमांचल को बाढ़ से त्रासदी से मुक्ति पर भी कोई बात की। उन्होंने कहा कि कोसी सीमांचल के लिए बाढ़ से मुक्ति का मुद्दा बहुत पुराना है, इस पर सिर्फ चुनाव से पहले बात होती है, लेकिन बाद में इस पर कोई भी काम नहीं होता है। पप्पू यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर बिहार की जो फैक्ट्रियां बंद हो गई है उसके लिए क्या करेंगे। इधर निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। वे लगातार घर घर पहुंच करके लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान वे सीमांचल कोसी के लिए काम करने का वादा भी कर रहे हैं, ये कहना है पप्पू यादव का। वहीं पर उन्होंने लोगों से कहा है कि वे राजनेता नहीं बल्कि एक बेटे के हैसियत से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर सिस्टम से भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर दिया तो फिर चौथे महीने में इस्तीफा दे दूंगा, जब फिर कभी जीवन में राजनीति में नहीं आऊंगा। पप्पू यादव ने जनता से वादा किया है कि वे अगर सत्ता में आए तो फिर दुनिया का नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे। प्राइवेट अस्पताल की तो फिर दूर की बात है, जब सारी फैसिलिटी सरकारी अस्पताल में होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए पीएम और सीएम ने आखिर क्या किया है, ये सभी के सामने है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था, लेकिन आज उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें ट्वीट करते हुए पवन सिंह ने लिखा है कि विकास मेरा कर्म, सेवा मेरा धर्म। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माटी चंदन समझ करके हम लगा ले बानी, राव सबे हमके अपन बना ली, काहे कि हम राव के अपना बना ले बानी। आपका बेटा पवन सिंह। वहीं पर पवन सिंह एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि आप सभी को दिल से प्रणाम, मैं पवन सिंह आ रहा हूँ काराकाट, सर सजदे में है, दिल में है सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे माँ जैसी प्यारी है, आपका आशीर्वाद प्यार और फिर दुलाल मिले, बस इतना ही चाहत हमारी है। काराकाट की देवतुल जनता को नमन करता हूँ, आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपका नेता बने, मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के नेता और फिर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि आज भाजपा वाले 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, लेकिन ये अनाज किसी की मेहरबानी नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी तेल चावल गेहूँ मिलता था। उन्होंने ये भी कहा कि हमें 5 किलो अनाज नहीं बल्कि नौकरी चाहिए, हमें हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें इलाज के लिए अस्पताल चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए
मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता लोकतंत्र में मालिक है, यही कारण है कि 5 साल में नेताओं के कार्यों को परखा जाता है। जब काम नहीं करने वाले या फिर वादा खिलाफी करने वाले नेताओं को वोट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी करने वाले मोदी सरकार को आज बदलने का समय आ गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी जी ने 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज कितने लोगों को नौकरी मिली। उन्होंने कहा कि इनके झांसे में आकर के पहले 2004 में और फिर 2019 में इन्हें जीत दिलवा दी, लेकिन तीसरी बार अगर मोदी जी जीत गए तो फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव खास चुनाव है, इस चुनाव को आज़ादी की लड़ाई की तरह ही मिल करके जरूर लड़ने की जरूरत है। दोस्तों, जून महीने से सितंबर तक मानसून सीजन के दौरान बिहार समेत देश के सामान्य से अधिक वर्षा के आसार जताए गए हैं। जब मौसम विभाग ने मानसून को लेकर के पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से 106% वर्षा होगी। आमतौर पर मानसून सीजन के दौरान देश भर में 87 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पर इस बार 91.5 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना है। लौ निना का प्रभाव जुलाई में होगा। इसके प्रभाव से मानसून के अंतिम 2 महीने जुलाई और अगस्त में ज्यादा वर्षा होने के आसार हैं। वहीं पर बिहार में 992.2 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा है। मानसून सीजन के दौरान 96 से 104 मिलीमीटर वर्षा सामान्य मानी जाती है। वहीं पर इस बार 106% अधिक रहने की संभावना है, यानी कि ज्यादा बारिश हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार बीते इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान देश में 94% वर्षा हुई थी, जो कि सामान्य से कम थी। जी हाँ, मौसम विभाग ने कहा कि इस बार सामान्य से अधिक वर्षा होने की अनुमान है। दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बिहार ने एक बार फिर से झंडा गाड़ा है। जहाँ इसमें समस्तीपुर जिला के बिथान निवासी शिवम कुमार टिब्रेवाल ने अखिल भारतीय स्तर पर 19वां रैंक हासिल किया है। इनके पिता दवा दुकानदार है। शिवम कुमार टिब्रेवाल फिलहाल नागपुर में इनकम टैक्स में पदाधिकारी हैं। इससे पहले वे बेंगलुरु में मर्सिडीज कंपनी में कार्यरत थे। जहाँ शुरू से ही उनका सपना IAS बनने का था, इसलिए उसने उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मर्सिडीज कंपनी की नौकरी छोड़ करके तैयारी में लग गए। जब उनका प्रयास जारी रहा, इस बीच उन्होंने नागपुर में इनकम टैक्स विभाग में ज्वाइन कर लिया, लेकिन यूपीएससी की जिद बनी ही रही। आपको बता दूं कि पिछली बार उन्होंने 309वां रैंक हासिल किया हुआ था। जब शिवम के पिता प्रदीप टेकरीवाल पेशे से व्यापारी हैं और फिर मां संतोषी देवी गिरणी है। शिवम ने बताया है कि उन्होंने बिथान सरस्वती शिशु मंदिर के प्रारंभिक शिक्षा के बाद 10वीं की पढ़ाई PSE हाई स्कूल बिथान से की। फिर 12वीं तक की पढ़ाई संत जेवियर्स मुजफ्फरपुर से की, जहाँ एक प्राइवेट स्कूल से की है। जहाँ शुरू से ही शिवम की इच्छा थी कि वे IAS बन करके समाज और राष्ट्र की सेवा करें, और आज ये IAS बन गया है। दोस्तों, दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से भाजपा ने पिछले 2 बार की तरह मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जब कांग्रेस ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार भाजपा को इस बार सीधे चुनौती देने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं दोनों के पास कितनी संपत्ति है, कौन दोनों में ज्यादा अमीर है, जब कन्हैया कुमार अमीर है या फिर मनोज तिवारी। तो पहले बात करते हैं कन्हैया कुमार। तो बात करते हैं कि 2019 में बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार ने उस वक्त अपनी संपत्ति 5,57,848 रुपए बताई थी। इसमें 3,57,848 रुपए चल संपत्ति और फिर 2 लाख की अचल संपत्ति है। कन्हैया कुमार ने अपनी आमदनी का स्रोत फ्रीलांस राइटिंग, गेस्ट लेक्चर और फिर किताब की रॉयल्टी पर मिलने वाली रकम को बताया था। जहां उस वक्त कन्हैया कुमार के पास ना तो कोई गाड़ी थी और रही ज्वेलरी, लेकिन बिहार में उनके पास एक पैतृक संपत्ति जरूर है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जाती है। जहाँ उनके पिता एक किसान है और फिर माँ आंगनबाड़ी में कार्यरत है। अब बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं। आपको बता दें कि 2019 में नॉर्थ ईस्ट से चुनाव के दौरान चुनावी हल्फनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 24,28,17,031 रुपए बताई थी। साथ ही साथ उन पर 1,36,18,755 रुपए कर्ज भी था। जहाँ उनकी कुल चल संपत्ति 8,64,11,031 रुपए थी और 15,76,56,000 करोड़ की संपत्ति अचल संपत्ति है। जहाँ अपने चुनावी हल्फनामे में उन्होंने अपनी आमदनी का जरिया एक्टिंग, विज्ञापन, मॉडलिंग से होने वाली कमाई को बताया था। जब मनोज तिवारी के पास बिहार के कैमूर में कुल 3 कृषि जमीनें थी। यह साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली और फिर बनारस में भी उनकी आवासीय संपत्ति थी। मनोज तिवारी की चुनावी एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 5 कारें हैं, जिनकी कीमत 2019 में 54 लाख रुपए से भी अधिक थी। इसमें ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंच, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी और फिर इनोवा शामिल है। इनके अलावा भाजपा नेता मनोज तिवारी के पास 134 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी भी है।
दोस्तों लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग से ठीक पहले एबीपी के सी वोटर ने सर्वे किया और इस सर्वे को जारी किया है और बताया गया है कि बिहार में किस पार्टी कितने सीटें आ रही है और कौन कौन सी जगह से कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं, किसकी उम्मीदवार जीत रहे हैं, कौन पार्टी के। आपको बता दूं कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में से 33 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, यानी कि जदयू, लोजपा, भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 7 सीट महागठबंधन कब्जा जमा कर सकता है। वहीं पर अब बात करेंगे कि आखिर किस सीट पर किस दल को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन के बारे में। तो महागठबंधन को औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर, कटिहार, किशनगंज और जहानाबाद लोक सीट से महागठबंधन आगे है। इन सीटों पर महागठबंधन की जीत दिख रही है। इनमें भी कई सीटों पर एनडीए से कड़ी टक्कर है। वहीं पर एनडीए के बारे में बात किया जाए तो आरा, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, महाराजगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा और पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, उज्जैरपुर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत मिलती हुई दिख रही है। इनमें कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।